सोल लैंड 2 नोवेल की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जू सेंसी को दिखाया जाता है, जो यूहाओ को कहता है कि यूहाओ, अब हमारी मिशन यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, तो क्या अब हम तुम्हारी रिकवर हो जाने के बाद सेरेक एकेडमी में लौटने वाले हैं। जिस पर यूहाओ भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, अब समय हो चुका है कि अब हम वापस लौटे। हमें ये पता नहीं है कि आखिरकार हेवनली सोल एम्पायर की सिचुएशन अभी क्या है। अगर सनमून एम्पायर वालों ने हेवनली सोल एम्पायर को कब्जा कर लिया है तो वो लोग हमारे एकेडमी को डराने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जैसे ही मैं थोड़ा सा रिकवर हो जाऊंगा हम तभी एकेडमी में चले जाएंगे। जिस पर जू सेंसी भी कहता है कि तब तो ठीक है, वैसे भी अब हमारे पास दूसरे चॉइस भी बचा नहीं है। और हाँ, स्टालो एम्पायर ने हमारी मिशन कंप्लीट होने की वजह से हमें काफी सारे रिवार्ड्स दी थी और हमने पैसों से रिलेटेड सभी तरीके की रिवार्ड को भी एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन हमने नोबल की टाइटल को एक्सेप्ट नहीं करे हैं। और अब तुम्हारी मार्किस वाली टाइटल का क्या करने वाले हो। लेकिन हमने नोवेल की टाइटल को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करे हैं। और अब तुम बताओ कि तुम्हारी मार्किस वाली टाइटल को क्या करने वाले हो। जिस पर यूहाओ भी जवाब देते हुए कहता है कि आपको बाकी चीजों के बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मार्किस की ये टाइटल मेरे लिए काफी ज्यादा ही मायने रखती है और शायद फ्यूचर में मार्किस की ये टाइटल मेरे लिए यूजफुल भी रहे, इसीलिए ये टाइटल अभी के लिए मैं एक्सेप्ट करने वाला हूँ। वैसे अभी फ्रंटलाइन की सिचुएशन कैसी है। यूहाओ की इस बात को सुनकर जू सेंसी जवाब देते हुए कहता है कि मिंगडू माउंटेन रेंज को हासिल करने के बाद स्टालो एम्पायर की काफी सारे सोल्जर्स वहां पर रुके हुए हैं ताकि वो लोग सनमून एम्पायर की अटेंशन को हासिल कर सके। लेकिन इससे ज्यादा तो हमें भी पता नहीं है, क्योंकि मिशन कंप्लीट होने के बाद हमने मिलिट्री ऑपरेशन में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करे हैं। जिस पर यूहाओ कहता है कि चलो कोई नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि व्हाइट टाइगर ड्यूक दोबारा से वैसे ही गलती नहीं करेंगे। वैसे भी स्टालो एम्पायर की सभी लाइट्स अभी के टाइम में वहीं पर ही रुके हुए हैं, इसीलिए अगर सनमून एम्पायर वाले दोबारा से मिंगडू माउंटेन रेंज को हासिल करना चाहते हैं तो उन लोगों को दोबारा से काफी ज्यादा ही एफर्ट करना पड़ेगा। इसलिए अगर मैं सच बताऊं तो अभी के टाइम में स्टालो एम्पायर बेनिफिट में है। तो जू सेंसी कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि स्टालो एम्पायर सनमून एम्पायर के लिए उतना ज्यादा डर होने वाली है, क्योंकि सिंपली डेथ गॉड डोलो काफी ज्यादा ही स्ट्रांग है। उनके होते हुए स्टालो एम्पायर सनमून एम्पायर को डैमेज कर पाना पूरी तरीके से मुश्किल है। जू सेंसी की इस बात को सुनने के बाद यूहाओ की आंखों में एक डीप फ्रस्ट्रेटिंग लुक अपीयर होती है। वैसे भी ऐसा हो भी क्यों ना, डेथ गॉड डोलो ये जीसुई ऑलरेडी एक डेमी गॉड बन चुकी थी और तो डेथ गॉड डोलो ये जीसुई मार्शल सोल के तौर में पावरफुल डेमन पपेट को पोजेस करती थी और उससे भी बढ़कर ये यूहाओ की टीचर की ओल्ड लवर यानी कि एक्स लवर भी थी। इसीलिए अभी भी ये जीसुई की दिल में मुयेन के लिए हैट्रेड बढ़ा हुआ था। अगर मैं ओवरऑल तरीके से कहूँ तो डेथ गॉड डोलो सिंपली काफी ज्यादा ही पावरफुल थी और ये स्टालो एम्पायर के लिए काफी बड़ा खतरा भी हो सकती थी। और अगर पास्ट की बात किया जाए तो पास्ट में यूहाओ की टीचर ने उसे बताया था कि किसी भी इविल सोल मास्टर को टाइटल डोलो के लेवल पर पहुंच पाना काफी ज्यादा ही मुश्किल होती है, लेकिन अगर कोई इविल सोल मास्टर टाइटल डोलो के लेवल पर आ जाती है तो सिंपली पूरे एम्पायर के लिए एक काफी बड़ा कैलामिटी हो सकती है। और तो काफी लंबे टाइम से होली गोस्ट चर्च खुद को छिपाते आए हैं और अब फाइनली उनकी स्ट्रेंथ भी पूरी तरीके से मैच्योर हो चुकी है। इसीलिए अभी के टाइम में वो लोग ऐसे इविल सोल मास्टर को भी पोजेस करते हैं जो कि ऑलरेडी टाइटल डोलोज बन चुके हैं। और तो इससे भी बड़ी बात तो ये है कि उनके पास ऑलरेडी एक अल्टीमेट डोलो भी थी जो कि डेथ गॉड पगोडा को कंट्रोल करती थी, जो कि प्रोबेबली एक क्लास 10 की सोल टूल बन गया है। और इस इंसानी दुनिया में डेथ गॉड डोलो ये जीसुई ऑलरेडी इनविंसिबल बन चुकी है। और उससे भी ज्यादा बड़ी डरावनी बात तो ये थी कि अभी ये जीसुई खुद ही डायरेक्टली वार में पार्टिसिपेट करने लगी थी। इस बारी तो बिस्ट गॉड डिटियन ने उसे भगाने में मजबूर कर दिया था, लेकिन अगली बारी का क्या। आखिर अगली बारी कौन ही डेथ गॉड डोलो को यहाँ से भगा पाएगा। वैसे तो एक सिंगल इंडिविजुअल कभी भी वार की सिचुएशन को बदल नहीं सकती है, लेकिन अगर तब क्या होगा अगर वो सिंगल इंडिविजुअल कोई डेमी गॉड हो। ऐसी डेमी गॉड पूरे एम्पायर को अकेले कब्जा करने की पावर रखती है। ऐसी डेमी गॉड पूरे एम्पायर को अकेले कब्जा करने की पावर रखती है, तो आखिरकार कौन ही लोग ऐसी पर्सन को हरा पाएगा। और इसके अलावा होली गोस्ट चर्च के पास अभी भी डार्कनेस होली ड्रैगन लॉन्ग जियाओ याओ है, जो कि एक और अल्टीमेट डोलो है। इसलिए अगर यहाँ पर वार शुरू होती है तो ऑलरेडी रिजल्ट के बारे में सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है। ये वार पूरी तरीके से सनमून एम्पायर के फेवर में ही होने वाली है। स्टालो एम्पायर ने अभी के लिए तो मिंगडू माउंटेन रेंज को हासिल कर लिया था, लेकिन आखिरकार फ्यूचर का क्या। अगर डेथ गॉड डोलो दोबारा से मिंगडू माउंटेन रेंज में लौट जाएगी तो पता नहीं दोबारा से वहाँ की कितने सारे लोग ऐसे ही मारे जाएंगे। वैसे भी ये जीसुई अभी के टाइम में इविल सोल मास्टर बन गई थी और उसकी मेंटल स्टेट भी पूरी तरीके से बैलेंस नहीं था, इसलिए ये जीसुई को हजारों लोगों
को मरने से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाली थी। और अभी स्टालो एम्पायर के पास वैसा कुछ भी नहीं है जो कि ये जिसु को डरा सके। फिर यू हाउ जू सेंसी को कहता है कि अभी भी मेरी पावर उतना ज्यादा नहीं है जितना होनी चाहिए थी। शायद मैं फ्यूचर में एक टाइटल डोलो बन पाऊं और शायद मैं ट्रांसेंडेंट डोलो भी बन पाऊं और शायद तब मेरे पास उसे रोकने के लिए एक चांस आए, लेकिन एक टाइटल डोलो बन पाना थोड़ा सा भी आसान नहीं है। तो यू हाउ की इस बात पर जू सेंसी भी हाँ करते हुए कहता है कि मैंने ऑलरेडी एकेडमी की सभी एल्डर्स को डेथ गॉड डोलो ये जिसु के बारे में बता दिया है, इसीलिए शायद अभी एकेडमी वार के लिए रेडी हो रहे होंगे, क्योंकि अगर सन मून एम्पायर को और ज्यादा वक्त मिलती है तो वो लोग अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। जिस पर यू हाउ भी हाँ करते हुए कहता है कि इसीलिए हमें भी जितना हो सके उतना जल्दी से रेक में लौट जाना होगा। वैसे भी अभी के लिए तो स्टालो एम्पायर को सन मून एम्पायर से कुछ भी खतरा नहीं है। हालांकि हेवनली सोल एम्पायर अभी काफी बड़ा मुसीबत में है और तो और डेथ गॉड डोलो के रहते हुए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि स्टालो एम्पायर सन मून एम्पायर को सप्रेस कर पाएंगे, इसीलिए एकेडमी को इस बारे में एक अच्छी तरीके की प्लान बनाना ही होगा। तो जू सेंसी भी कहता है कि हाँ बिल्कुल, वैसे अभी तुम्हें ज्यादा चीजों के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी के लिए तुम्हारी रिकवरी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तुम बात करना बंद करो और तुम थोड़ा सा आराम करो। तो यू हाउ भी जू सेंसी की इन बातों को मान जाता है और वो एक और बारी अपनी आंखों को धीरे से बंद करता है और वो उसकी बॉडी की सभी चेंजेस को फील करने लगता है। और अगर बात किया जाए तो दितियान की पावर की वजह से यू हाउ की बॉडी पहले ऑलमोस्ट ब्लास्ट होने ही वाली थी, लेकिन फिर भी इससे यू हाउ को कुछ तो बेनिफिट मिला था। जब दितियान यू हाउ की बॉडी को कंट्रोल कर रहा था तो अब भी वो यू हाउ की कॉन्शियसनेस अवेक था, इसलिए उसने ये अच्छी तरीके से फील करा था कि दिस गॉड दितियान आखिरकार कितना ज्यादा पावरफुल है। वो यू हाउ ने ये अच्छी तरीके से फील करा था कि बिस गॉड दितियान ने उसकी बॉडी में 80% पावर को इंजेक्ट करा है और उसकी लाइफ एनर्जी डिस्ट्रक्टेबल पावर को पोजेस करता है। और दितियान की सोल पावर भी दूसरे सोल मास्टर्स के तुलना में काफी ज्यादा ही अलग है, क्योंकि अभी यू हाउ एक सोल सेज बन चुका था और उसकी सोल पावर कुछ ज्यादा ही प्योर है और वो उसकी सोल पावर को उसकी बॉडी में जैसे चाहे वैसे सर्कुलेट कर सकता है। हालांकि दितियान की सोल पावर एक टाइनी ब्लैक होल के जैसे ही दिखाई देता था और हर एक टाइनी ब्लैक होल पावरफुल स्पेस पावर को पोजेस करता था और तो उस टाइम में सभी चीजें पूरी तरीके से दितियान के ही कंट्रोल में था। इसीलिए यू हाउ ने पहले ऐसा सोचा था कि क्या ये अल्टीमेट डोलो की पावर है, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी में इस तरीके की सोल पावर होना पूरी तरीके से नामुमकिन है और तो ये पूरी तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है। और अगर दूसरी चीजों के बारे में बात किया जाए तो दितियान और ये जिसु दोनों ही पूरे वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल है, लेकिन फिर भी इन दोनों के पावर के बीच की गैप काफी ज्यादा ही बड़ा है। और तो यू हाउ ये अच्छी तरीके से जानता था कि अगर बीस्ट गॉड दितियान और ये जिसु वन ऑन वन बैटल करते हैं तो इसका विनर बिना किसी डाउट के दितियान ही होगा और तो इस बैटल में दितियान काफी आसानी के साथ में ये जिसु को भी हरा सकेगा। और जैसे कि पहले दितियान ने यू हाउ को बताया था अगर ये जिसु डेथ गॉड पगोडा के साथ कंबाइन होकर दितियान के साथ फाइट करते हैं तो दितियान उसे हरा पाएगा या नहीं ये पूरी तरीके से श्योर नहीं है। लेकिन अभी यू हाउ ये अच्छी तरीके से जानता था कि दितियान ने उस टाइम में पूरी तरीके से झूठ बोला है, क्योंकि अगर दितियान उस टाइम में चाहता था तो वो ये जिसु के साथ साथ उसकी डेथ गॉड पगोडा को भी इजीली के साथ डिफीट कर सकता था, क्योंकि दितियान को वैसे ही पूरे वर्ल्ड की पावरफुल इंडिविजुअल के नाम से जाना नहीं जाता। वैसे तो वो यू हाउ ने उसकी चारों स्पिरिट को ये बता कर रखा था कि उसकी फ्यूचर एम बीस गॉड दितियान को चैलेंज करना है और उसे डिफीट करना है और वो बीस गॉड दितियान को डिफीट करके गॉड बनकर गॉड रिलम में एंटर करना है। लेकिन अब दितियान की रियल पावर को अपने ही बॉडी में फील करने के बाद यू हाउ ये अच्छी तरीके से समझ गया था कि अभी भी वो कितना ज्यादा दूर है, अभी भी उसे कितना ज्यादा मेहनत करना बाकी है और वो अभी भी नंबर 1 इंडिविजुअल के कंपैरिजन में कितना ज्यादा पीछे है। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो यू हाउ एक रेयर प्रोडिजी है, लेकिन अगर इस दुनिया में कोई इंसान टाइटल डोलो बन सकता है तो क्या वो इंसान भी प्रोडिजी नहीं है? क्या वो इंसान भी एक टैलेंट नहीं है? ये जिसुई मुयेन एंड लॉन्ग जेव याओ सभी उनकी जेनरेशन की सबसे ज्यादा अच्छा टैलेंट है, इसीलिए अगर यू हाउ इनके करीब आना चाहता है तो उसे अभी भी काफी ज्यादा ही कल्टीवेट करना पड़ सकती थी और उसे अभी भी काफी ज्यादा ही मेहनत करना पड़ सकता था। और भाई लोग इसी के साथ यू हाउ दितियान की सभी पावर्स को याद करने लगता है और अभी बीस्ट गॉड दितियान की इन सारी पावर को याद करने के बाद यू हाउ थोड़ा सा भी डिस्करेज नहीं हुआ था। उसके बदले में यू हाउ के दिल में दितियान को सरपास करने के लिए इच्छा बढ़ने लगी थी और ये डिजायर पहले की तुलना में काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल था। यू हाउ के मन में ऐसा ख्याल आ रहा था कि उसे अभी भी काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बनना है और उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते रहना है। उससे भी बढ़कर हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जब
यूहाओ दोनों ही बार अनकॉन्शियस हुआ था, तो उन दोनों ही बार यूहाओ की स्पिरिचुअल इंटेंट पूरी तरीके से इम्प्रूव हुआ था। और दोनों ही बार जब यूहाओ अनकॉन्शियस था तो उसे ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे कि वांग डोंगर उसके पास वापस आ गई हो, और ऐसी सेंसेशन एक्सट्रीमली रियल था। यूहाओ को पूरी तरीके से भरोसा था कि ये पूरी तरीके से रियल है। इसीलिए यूहाओ एक स्माइल के साथ मन में कहता है कि डोंगर, अगर तुम मेरे अनकॉन्शियस होने के बाद मेरे ख्याल रखने के लिए आती हो तो मुझे हर दिन ऐसे अनकॉन्शियस होना पड़े तो भी मैं अनकॉन्शियस होने के लिए तैयार हूँ। इतना कहने के साथ ही यूहाओ उसकी पूरी बॉडी में स्पिरिचुअल पावर को चैनल करने लगता है और उसकी सोल पावर यूहाओ के पूरे बॉडी में फैलने लगता है। और भाई लोग, वैसे अगर बात किया जाए तो दितियान की स्ट्रेंथ कोई ऐसी चीजें नहीं थी जो कि नॉर्मल इंसान ऐसे ही झेल सके, क्योंकि अगर यूहाओ के जगह में और कोई टाइटल डोलो होता तो भी वो यूहाओ के जितना अच्छी कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं होता। शायद वो टाइटल डोलो भी दितियान की पावर की प्रेशर की वजह से कब का एक्सप्लोड होकर मर चुका होता। लेकिन यूहाओ काफी ज्यादा ही स्पेशल था। यूहाओ एक सोल सेज होने के बाद भी अभी भी दितियान की पावर को अच्छी तरीके से झेल पा रहा था, जो कि वाकई में यूहाओ के लिए एक एडवांटेज है। और भाई लोग, अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में जैसे ही यूहाओ ने उसकी सोल पावर को पूरी बॉडी में फ्लो करा था तो इसी मोमेंट में यूहाओ की बॉडी में काफी ज्यादा ही लाइफ एनर्जी आने लगी थी, और ये लाइफ एनर्जी उसकी लाइफ गार्डियन ब्लेड से बाहर निकल रहा था। और जब से लाइफ गार्डियन ब्लेड लाइफ गोल्ड के साथ फ्यूज हुआ था तो ये लाइफ गार्डियन ब्लेड पूरी तरीके से नेक्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर गई थी। शुरुआत में तो ये सिर्फ एक छोटा सा लाइफ कार्विंग नाइफ ही थी, लेकिन अब ये डैगर में इवॉल्व हो चुका था और ये सीक्रेटली यूहाओ की बॉडीज को नरिश करता था। इवन खुद दितियान भी यूहाओ की बॉडी में इस लाइफ गार्डियन ब्लेड की एग्जिस्टेंस को ढूंढ नहीं सकता था। और अगर अभी ऐसा ही चलता गया तो लाइफ गार्डिंग ब्लेड की हेल्प से यूहाओ सिर्फ 3 दिनों में ही नॉर्मल स्टेट पर आ पाएगा। और अभी यूहाओ के लिए दितियान की उन फाइट की एक्सपीरियंस काफी ज्यादा ही प्रीशियस था, क्योंकि इस तरीके से वो दूसरे की पावर को अपने साथ कंपेयर कर सकता था और वो ये भी जान सकता था कि आखिर कब तक वो उसकी बॉडी में दितियान की पावर को झेल पाएगा। और इस चीज को जान पाने से यूहाओ फ्यूचर में दितियान की पावर को अच्छी तरीके से यूज कर सकता था। और भाई लोग, 20 गट दितियान की रिवर्स स्केल की वजह से यूहाओ को अभी तक सिर्फ नुकसान ही हुआ था, लेकिन फाइनली अब दितियान की रिवर्स स्केल का कुछ तो यूहाओ को फायदा हुआ था। और भाई लोग, किसी के साथ हमें दोबारा से यूहाओ को दिखाया जाता है जो उसकी पूरी बॉडी में दोबारा से सोल पावर को कंप्रेस करने की कोशिश करता है, ताकि वो 20 गॉड की तरह ही अपने बॉडी के अंदर सोल पावर को टाइनी ब्लैक होल के अंदर कन्वर्ट कर सके। लेकिन वो ऐसा करने में सफल नहीं होता, इसलिए यूहाओ अपने मन में कहता है कि क्या मेरी ये मेथड गलत है। लेकिन दितियान की सोल पावर तो क्लियरली ब्लैक होल बनकर हाई स्पीड में रोटेट कर रही थी। क्या मेरी सोल पावर कंप्रेस करने की तरीके पूरी तरीके से गलत है। इतना कहने के साथ ही यूहाओ दोबारा से सोल पावर को कंप्रेस करने की कोशिश करता है और वो इमीडिएटली ये फील कर पाता है कि कुछ ना कुछ तो सही नहीं है। इसीलिए यूहाओ उसकी स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज करने लगता है और ऐसे ही कुछ टाइम की मेहनत के बाद यूहाओ की सोल पावर फाइनली दितियान के अंदर एंटर करती है और ये मिस्टीरियस हेवन टेक्निक की रास्ता को होते हुए सर्कुलेट होने लगती है। और अब यूहाओ फाइनली ये समझ गया था कि आखिरकार कैसे सोल पावर एंड स्पेस पावर को कैसे फ्यूज किया जा सकता है। इसीलिए अब यूहाओ एक बारी सेरेक एकेडमी में लौटने के बाद एल्डर जुआन को इस मेथड को यूज करने के लिए कहने वाला था। वैसे तो एल्डर जुआन अभी तक भी अल्टीमेट डोलो नहीं बने थे, लेकिन तब भी एल्डर जुआन अभी भी 98 लेवल की पावर हाउस थे और एक लेवल 98 पावर हाउस के लिए ये मेथड काफी ज्यादा ही अच्छी साबित हो सकती थी। और भाई लोग, किसी के साथ हमें बताया जाता है कि यूहाओ अपने बॉडी में ऐसे ही सोल पावर को इंजेक्ट करते ही जाता है और वो अपने बॉडी को काफी तेजी के साथ हील करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से अभी के टाइम में यूहाओ की बॉडी हर सेकेंड में काफी ज्यादा ही जल्दी हील हो रही थी। और एक रात के बाद यूहाओ ऑलरेडी बेड से खड़ा होने की काबिल हो चुका था। और इसी के साथ हमें सेरेक की सभी लोगों को दिखाया जाता है जो लोग कैंटीन में डिनर करने के लिए आ गए थे। और अभी के टाइम में वहाँ की सभी लोगों की आंखें यूहाओ के ऊपर ही टिका हुआ था, क्योंकि अभी के टाइम में यूहाओ के साथ जो भी चीजें हो रही थी वो सिंपली एक मिराकल थी। क्योंकि यूहाओ कुछ ही दिन पहले काफी ज्यादा ही सीरियसली इंजर्ड था। किसी को भी ये पता नहीं था कि आखिरकार यूहाओ जिंदा बच पाएगा या नहीं, लेकिन अभी सिर्फ 3 या 4 दिन ही हुए थे और यूहाओ पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। अब यूहाओ अकेले ही चलने भी लगा था। अगर ये मिराकल नहीं है तो आखिरकार ये क्या है। फिर जू सांची यूहाओ को देखते हुए कहता है कि यूहाओ, आज रात तुम किसको असाइन करने वाले हो तुम्हारे ख्याल रखने के लिए। और हाँ, तुम्हारे पास काफी सारे चॉइस है, जैसे कि तुम ये गुई, नान कुई और तांग उटोंग को चूज कर सकते हो। तुम इन तीनों लड़कियों में से जिन भी लड़की को चूज करोगे वो लड़की तुम्हें बिल्कुल भी मना नहीं करेगी। अगर तुम चाहते हो तो तुम इन तीनों लड़कियों को एक साथ ही चूज कर सकते हो। और भाई लोग, जू सांची की इस बात को सुनकर ये गुई और नान कुई शर्माने लगी थी, जबकि अभी के
टाइम में तांग उटंग सूप को पी रही थी, लेकिन अभी जू सांची की इस बात को सुनने के बाद तांग उटंग की सूप जमीन में गिर जाती है। जबकि इस तरफ यू हाउ हंसते हुए कहता है कि और भाई लोग, किसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।